बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा ये लेसन स्वीट वेज पब्लिक स्कूल की तरफ से पेश किए जा रहे हैं ताकि बच्चों का टाइम ज़ाया ना हो। केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 शुरू करें आज। और लेसन देखने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हमें भी हौसला अफजाई हो कि हमारे स्टूडेंट्स इस कोशिश से फ़ायदा उठा रहे हैं। तो बेटा पहला चैप्टर हम शुरू करते हैं, केमिस्ट्री ग्रेड 9। बेटा हमने देखने के बाद इस साइंस, जब आप 8वीं से 9th में आते हैं ना तो आपको एक प्रॉब्लम होती है कि आप सोच में पड़ जाते हैं कि साइंस रखूं या आर्ट्स रखूं। तो अक्सर बच्चे जो वो साइंस ही रखते हैं। मेरी भी यही एडवाइस है कि कम अज़ कम मैट्रिक तक आप साइंस को स्टडी करें। तो जब आप साइंस रखते हैं तो आपसे पूछा जाता है कि साइंस है क्या, व्हाट इज़ साइंस। साइंस को बेटा कहते हैं स्टडी ऑफ यूनिवर्स, ऐसा नॉलेज जो कायनात को स्टडी करता है। कायनात के अंदर जो जो चीज़ें हैं उनको स्टडी करना, ये साइंस है। अब साइंस की बहुत सी शाखें हैं, बहुत सी ब्रांचेज हैं। साइंस की जो 2 मेन ब्रांचेज है उनमें एक ब्रांच को हम कहते हैं लिविंग साइंस और दूसरी ब्रांच को हम कहते हैं नॉन लिविंग साइंस। नॉन लिविंग साइंस। पहले बेटा आपको साइंस का मतलब आना चाहिए। द स्टडी ऑफ यूनिवर्स, ऐसा नॉलेज जिसमें हम यूनिवर्स को स्टडी करते हैं और वो नॉलेज हाइपोथेसिस, एक्सपेरिमेंट्स और रिजल्ट पर मुश्तमिल होता है। ये ऐसे नॉलेज नहीं होता कि चलो जी ये कर लो तो वो कर लो, तो ये साइंस नहीं होता। साइंस में पहले नॉलेज इंफॉर्मेशन इकट्ठी की जाती हैं, फिर हाइपोथेसिस नज़रियात बनाए जाते हैं, फिर उन पे एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। एक्सपेरिमेंट के बाद जो नॉलेज आता है दैट इज़ कॉल्ड साइंस। तो साइंस को बेटा बहुत सी ब्रांचेज में डिवाइड कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पे सिर्फ 2 ब्रांचेज के मतलब बताऊँगा, लिविंग साइंस और नॉन लिविंग साइंस। लिविंग साइंस में हम जानदारों को स्टडी करते हैं और उसको हम कहते हैं बायोलॉजी। और नॉन लिविंग साइंस में हम नॉन लिविंग चीज़ों को स्टडी करते हैं और इसके जो ब्रांचेज हैं वो है केमिस्ट्री, फिज़िक्स, मैथ वगैरह वगैरह। क्योंकि हमारा तल्लक कंप्यूटर भी इसमें आ जाएगा, हमारा तल्लक फिज़िक्स और केमिस्ट्री के साथ ज़्यादा है, लिहाजा हम इसी को फोकस करेंगे। केमिस्ट्री, फिज़िक्स और मैथ्स ब्रांचेज ऑफ साइंस मैंने आपको बता दी हैं। 2 ब्रांचेज हैं, लिविंग साइंस और नॉन लिविंग। लिविंग में बायोलॉजी और नॉन लिविंग में केमिस्ट्री, फिज़िक्स और मैथ, कंप्यूटर वगैरह आ जाएगा। देन व्हाट इज़ केमिस्ट्री। बेटा केमिस्ट्री पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ मैटर। मैटर क्या है। मैटर इज़ ए सब्सटेंस। मैटर एक ऐसी चीज है दैट हैज़ मास, जिसको आप ज़बान में वेट भी कहते हैं। दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस। हर वो चीज़ जो वज़न रखती है और जगह कहती है उसे मैटर कहते हैं। ये 6वीं 7वीं से हम शुरू करते हैं पढ़ना। एवरीथिंग that has mass
एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मेस। अब इसके एग्जांपल जो हैं, चेयर, टेबल, एयर, वाटर वगैरह वगैरह ETC। अगर आपने बेटा केमिस्ट्री स्टडी करनी है तो आपको मैटर का पता होना चाहिए कि मैटर क्या है। कि हमारे इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं, जिनको हम टच कर सकते हैं, जिनका वज़न है, शेप है, डेट इज़ कॉल्ड मैटर। या अपने क्लासरूम में आप देखें, जो भी चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं, आपके हाथ में जो पेन है वो भी मैटर है। हवा जिसमें हम सांस लेते हैं वो भी मैटर है। अब बाज़ बच्चों के साथ हवा का फटा पड़ जाता है। बाज़ लोग कहते हैं हवा वज़न नहीं रखती, ये मैटर कैसे हो गई? बेटा एयर इज़ ए मैटर, हवा मैटर है और ये वज़न रखती है। अगर आपसे कोई पूछे कि साबित करके दिखाएं जी, क्योंकि साइंस में सबूत पहले होता है। जब आपसे कोई पूछे कि साइंस साबित करके दिखाएं, साइंस के लिए आते कि एयर इज़ ए मैटर, हवा वज़न रखती है, यस साबित करें। हवा जगह घेरती है, यस साबित करें। तो बेटे इसके लिए आपने छोटी क्लासों में एक ये एक्सपेरिमेंट पढ़ा होगा। ये एक स्टिक लेते हैं हम, इसका बैलेंस बनाते हैं। यहाँ पे 2 बैलून लटकाए जाते हैं जिनमें हवा भरी होती है। इसको हम बैलेंस करते हैं, ये बैलेंस हो जाता है। फिर एक बैलून से हम हवा को निकाल देते हैं। जब बेटा हवा को निकालेंगे तो इसकी पोजीशन ये हो जाएगी, जिसमें हवा भरी होगी वो हिस्सा नीचे आ जाएगा और जिसमें से हवा निकल गई है वो ऊपर चला गया। ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज एयर हैज़ ए वेट, हवा का वज़न है, वज़न की वजह से वो नीचे झुक गए। इसका सिंपल एक्सपेरिमेंट मैं आपको बताऊं। हम मोटरसाइकिल में ट्यूब इस्तेमाल करते हैं, जब नई ट्यूब डालते हैं ना उसमें, तो खाली ट्यूब का वज़न करें आप, खाली ट्यूब का वज़न करें। लेट इट बी 400 ग्राम, फ़र्ज़ करें कि 400 ग्राम है ये। अब इसमें हवा भरें, हवा भरने के बाद फिर वज़न करें, तो ये हवा भरने के बाद वाला जो वज़न है ये पहले से ज़्यादा होगा। पहले से ज़्यादा क्यों होगा? क्योंकि इसमें हवा है। हवा वज़न रखती है, हवा जगह भी घेरती है। अब देखें, जब हम ज़ोर से दरवाज़ा बंद करते हैं, ज़ोर से दरवाज़ा बंद करते हैं कमरे का, तो जो पर्दे लगे होते हैं वो मूव करते हैं। अगर नहीं तो आज घर में तजर्बा करके देखें, ज़ोर से दरवाज़ा बंद करेंगे तो हवा मूव करेगी, वो पर्दे भी उसके साथ मूव करेंगे। इस कमरे के अंदर हवा है जो दरवाज़ा बंद करने से पुश हुई है और उसने पर्दों को भी अपनी तरफ पुश किया। तो अगर कोई आपसे पूछ ले कि एयर इज़ ए मैटर, तो इसका आंसर होगा यस। हाउ, कैसे? तो ये तजर्बा आप करके बता सकते हैं। बेटा जो भी आपने क्वेश्चन देर में आपके आएगा वो पूछें, और किसी बच्चे को आपने ये नहीं कहना नहीं हमारे सर ने कह दिया है एयर मैटर है तो मैटर ही है। आप उसको साबित करके दें, जिस तरह मैंने आपको बताया है। किस तरह साबित होगा कि हर वो चीज़ जो जगह कहती है और वजन रखती है उसे मैटर कहते हैं। अब स्टेट ऑफ मैटर कितनी है? स्टेट ऑफ मैटर 3 है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। चेयर सॉलिड है, वाटर लिक्विड है, एयर गैस है। तो अब फिजिक्स में आप इसकी 4 स्टेट पढ़ेंगे, एक प्लाज्मा भी पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे आप सिर्फ 3 स्टेट इसको याद रखें। साइंस, ब्रांचेज ऑफ साइंस, मैटर, और इसके बाद हम असल लेसन की तरफ आ रहे हैं, केमिस्ट्री की तरफ। व्हाट इज़ केमिस्ट्री? केमिस्ट्री बेटा साइंस की एक ब्रांच है। इट इज़ ए branch it is a branch of science
It is a branch of science in which we study the composition, structure, changes and reactions of matter बेटा मैंने मैटर को सर्कल कर दिए। ये है केमिस्ट्री, जिसमें हम मैटर की कंपोजिशन, मैटर के स्ट्रक्चर, मैटर के चेंजेस और उसके रिएक्शन को स्टडी करते हैं। अब आपको पता है कि व्हाट इज मेंट बाय कंपोजिशन। कंपोजिशन क्या है? कंपोजिशन का मतलब है कि वो चीज़ किन चीज़ों के मिलने से बनी है। फॉर एग्जांपल, जब हम स्टडी करते हैं कि व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ वाटर, वाटर की कंपोजिशन क्या है, तो वी नो दैट वाटर इज मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हमें पता चला कि वाटर जो है वो दो चीज़ों के मिलने से बना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो ये इसकी कंपोजिशन है। कंपोजिशन मीन जिसको आप आन ज़ुबान में रेसिपी नहीं कहते। जब हमने चाय बनानी हो तो हमें क्या चाहिए, वो उसकी कंपोजिशन है। ये कंपोजिशन हो गई जी। फिर इसका स्ट्रक्चर, ये देखें, दीवार को देख लें आप, इसमें ईंटों को जोड़ा गया है, ईंटें जोड़कर स्ट्रक्चर बना रही हैं। तो ये जो H2O है बेटा, जब हम इसको देखते हैं ना तो इसका स्ट्रक्चर हमें इस तरह नज़र आता है। ये इसका स्ट्रक्चर है। केमिस्ट्री में हम कंपोजिशन देखते हैं, फिर देखते हैं ये एटम कहाँ कहाँ जुड़े हुए हैं, किस तरह जुड़े हुए हैं। फिर नंबर 3 चेंजेस। वाटर के एग्जांपल मैं ले रहा हूँ सिर्फ। वाटर में क्या चेंजेस आती हैं? व्हेन वी पुट वाटर इनटू फ्रीजर व्हाट विल हैपन? इट विल चेंज इनटू आइस। जब हम पानी को फ्रीजर में रखेंगे तो ये ठंडा हो जाएगा, और फिर अगर फ्रीजर में रखेंगे तो ये बर्फ़ बन जाएगा। पहले क्या था? लिक्विड, अब क्या हो गया है? सॉलिड। फिर जब हम वाटर को हीट करेंगे तो विल चेंज इनटू वेपर्स। तो ये बेटा इसके में चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, चेंजेस एंड रिएक्शन क्या होते हैं? जब वाटर के अंदर कोई मेटल, सोडियम डाली जाती है तो धमाका होता है, केमिकल रिएक्शन। जब वाटर के साथ सोडियम मिलाया जाता है तो एक धमाका तो होता है, हाइड्रोजन गैस बनती है, तो ये रिएक्शन है। केमिस्ट्री, द स्टडी ऑफ कंपोजिशन, ये 4 लफ्ज़ याद रखने आपने। स्टडी ऑफ कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, चेंजेस एंड रिएक्शन ऑफ मैटर। एग्जाम्पल मैंने आपको सिर्फ एक दी है वाटर की, बाकी एग्जाम्पल भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि हमारा जो लेक्चर है ना ये ऑनलाइन है, इसलिए हमने इसको प्रीसाइज करना है, कम से कम करना है, ताकि बच्चों आपको समझ आ जाए और लेसन भी छोटा हो। अगर ये क्लासरूम में लेक्चर दिया जाए तो कम से कम इसको 1 घंटा चाहिए। तो बेटा इसके बाद ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री। ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री में हम क्या करते हैं, ये पेज नंबर 2 पे इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है। स्टडी ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। इसमें बेटा हम फिजिकल प्रॉपर्टीज को स्टडी करते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या हैं? जिसमें उस चीज़ का स्ट्रक्चर चेंज ना हो, उसके केमिकल प्रॉपर्टी चेंज ना हो। फॉर एग्जांपल वाटर है ना, तो वाटर इज़ ए लिक्विड। वाटर का लिक्विड होना ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी।
प्योर वाटर हैज़ नो कलर, प्योर वाटर का कोई कलर नहीं होता, इट इज़ फिजिकल प्रॉपर्टी। प्योर वाटर इज़ टेस्टलेस, इसका कोई जायका बेजायका होता है, बेजायका ये टेस्टलेस है ये। इसलिए ये जो प्रॉपर्टी को स्टडी करेंगे हम फिजिकल प्रॉपर्टीज को, इट इज़ कॉल्ड फिजिकल केमिस्ट्री। इसके बाद है जी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आपने आठवीं जमात में भी और इस चैप्टर के बाद तीसरे चैप्टर में भी देखेंगे, देर आर 118 एलिमेंट्स, 118 एलिमेंट डिस्कवर हो चुके हैं और मज़ीद हो सकते हैं। उन 18 एलिमेंट्स में से पहला एलिमेंट हाइड्रोजन है, आगे चले हीलियम, फिर आगे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, 118 एलिमेंट्स हैं। इसमें सिर्फ एक एलिमेंट को आप सामने रखें, कार्बन। ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन होता है या कार्बन के कुछ एलिमेंट, कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उसे हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। ये पुरानी डेफिनेशन है। अब जो नई डेफिनेशन है वो है द कंपाउंड्स ऑफ द कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन। ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन पाई जाएगी उससे हम कहेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और इनको स्टडी करना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। फिर बाद में हम देखेंगे कुछ ऐसे कंपाउंड भी जिसमें ऑक्सीजन भी आ जाएगी, सल्फर भी आ जाएगी, लेकिन जो बेसिक कंपाउंड्स है ना, बेसिक एलिमेंट्स, वो हाइड्रोजन और कार्बन है। द स्टडी ऑफ कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स, डेरिवेटिव मीन जो उनसे बनाए जाते हैं, इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और जो इनऑर्गेनिक है इसका उलट है, द स्टडी ऑफ सच कंपाउंड्स विच आर नॉट कंटेन, विच डू नॉट कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन ना हो, उन कंपाउंड्स को हम कहते हैं इनऑर्गेनिक, और उसके स्टडी को हम कहेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। नंबर वन हमने लिखा था फिजिकल, 2 ऑर्गेनिक, 3 इनऑर्गेनिक, और नंबर 4 है बायोकेमिस्ट्री। बेटा मैं अपने लेसन में हर मरतबा इस बात पे ज़ोर देता हूँ कि इंग्लिश के जो वर्ड्स हैं ना उस पर गौर करें। अगर आप बायोलॉजी पढ़ते हैं तो आपको पता होगा बायो मीन स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स, स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, और केमिस्ट्री मैंने आपको अभी बता दिया। बायोकेमिस्ट्री दोनों मिल गए हैं, द स्टडी ऑफ सच केमिकल रिएक्शंस विच आर टेकिंग प्लेस विद इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। ऐसे केमिकल रिएक्शन को स्टडी करना जो जानदार जिस्म के अंदर हो रहे हैं, उन्हें बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। अब अगर आप मेरे पास क्लास में होते तो मैं आपसे एग्जांपल पूछता आपसे, अब मैं बताने लगा हूँ, पौधे अपनी खुराक तैयार करते हैं, उस प्रोसेस का नाम है फोटोसिंथेसिस। वो पौधों में हो रहा है, दीवारों में नहीं हो रहा। वो हमारे जिस्म में रेस्पिरेशन हो रहा है, खुराक डाइजेस्ट हो रही है। दीज प्रोसेसेस आर टेकिंग प्लेस इन द लिविंग बॉडीज। दीज केमिकल रिएक्शंस आर कॉल्ड बायोकेमिकल रिएक्शंस एंड द स्टडी ऑफ दी रिएक्शन इज कॉल्ड बायोकेमिस्ट्री। जब हम देखेंगे पौधे अपनी खुराक कैसे तैयार करते हैं तो इसे हम कहेंगे बायोकेमिस्ट्री। जब हम देखेंगे हम सांस कैसे लेते हैं, हवा जिस्म के अंदर जाके क्या करती है, कैसे चेंज होती है CO2 में, तो इसे हम कहेंगे बायोकेमिस्ट्री। देन इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। फिर बेटा बात वही आ जाती है। अब मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ, आप खामोशी से अपनी कापी पे लिख लें कि आपने कोई ऐसी चीज़ इस्तेमाल की है जो कारखाने में बनती हो। हैव यू यूज कोई चीज़ जो आपने इस्तेमाल की हो जो किसी कारखाने से बनी हो। वो चीज़ें जो कारखानों में बनती हैं उन्हें इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स कहते हैं।
अब ये इसकी एग्जांपल है ग्लास, शीशा जो खिड़कियों में लगा होता है, जिसके बर्तन बनाए जाते हैं। इसकी एग्जांपल है सोप, साबुन। इसकी एग्जांपल है टूथपेस्ट। टूथपेस्ट हम घरों में तो नहीं ना बनाते, कारखाने हैं इसके। ये चीज़ें कारखानों में बनती हैं। ये कैसे बनती हैं, कौन कौन सी चीज़ें मिला के बनाई जाती हैं, इनको स्टडी करना, इसे हम कहेंगे इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट वो चीज़ें जो कारखानों में बनाई जाती हैं, साबुन, टूथपेस्ट, इंक, शू पॉलिश, ग्लास, शीशा जो खिड़कियों में लगता है, पेपर, कागज़, इनको कैसे बनाया जाता है, इट इज़ कॉल्ड इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। इसको मुख्तसर यूँ लिखेंगे, दी स्टडी ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। बुक में जो लिखा हुआ है ना, वो लिखा है द स्टडी ऑफ प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर्ड या प्रोड्यूस ऑन कमर्शियल स्केल, जो बेचने के लिए हम तैयार करते हैं। तो जो मैं बता रहा हूँ, जो बुक में लिखी है, दोनों ठीक है। बुक वाली भी ठीक है। बात चीज़ें जो कहते हैं नहीं बुक वाली पहले लिखो जी, तो इनको आपने ध्यान में रखना है। बुक वाले भी याद कर लें, ये भी देखें। न्यूक्लियस, आगे न्यूक्लियर केमिस्ट्री। न्यूक्लियर केमिस्ट्री, व्हाट इज न्यूक्लियस? न्यूक्लियस द सेंट्रल पार्ट ऑफ एन एटम। न्यूक्लियस जो है वो एटम का सेंट्रल पार्ट है। इसके अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के गेज, और न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। अब इनके अंदर, न्यूक्लियस के अंदर जो रिएक्शन हो रहे हैं, उन रिएक्शन को स्टडी करना न्यूक्लियर केमिस्ट्री है। अब आपके ज़हन में शायद ये है कि ये रिएक्शन कैसे हो रहे हैं। बेटा फिजिक्स में इसकी डिटेल देखेंगे आप कि न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूट्रॉन है वो टूटते हैं, एनर्जी हासिल होती है। एटम बम जो बनाए जाते हैं ना, उसकी बेस यही है। न्यूक्लियर फिशन, न्यूक्लियस का टूटना, न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियस का मिलना। न्यूक्लियस के अंदर दो रिएक्शन हो रहे हैं, न्यूक्लियर फिशन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन। फिशन का मतलब टूटना, एक न्यूक्लियस का टूटना, और फ्यूजन का मतलब दो से ज़्यादा न्यूक्लियस का मिलना। इसको हम कहते हैं न्यूक्लियर केमिस्ट्री। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, जिन बच्चों की इंग्लिश थोड़ी सी बेहतर है ना, वो मेरा लेसन बड़ी जल्दी समझ आते हैं। एनवायरनमेंट किसे कहते हैं? माहौल को। एनवायरनमेंट माहौल को कहते हैं। और वो चेंजेस जो माहौल में हो रही हैं, वो रिएक्शन जो माहौल के अंदर हो रहे हैं, उसकी स्टडी को हम कहते हैं एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। फॉर एग्जांपल, अगर हम कमरे में लकड़ियाँ जलानी शुरू कर दें तो व्हाट विल हैपन? स्मोक पैदा हो जाएगा, कमरा स्मोक से भर जाएगा, वहाँ पे सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। और फिर बेटा जिस बच्चे को एनवायरनमेंट का पता है ना, उसको ये ब्रांच खुद लिख देगा वो, द स्टडी ऑफ एनवायरमेंटल चेंजेस दैट अफेक्ट आवर बॉडी। अगर धुआं ज़्यादा हो जाएगा, हमें सांस लेना मुश्किल हो जाएगा, हम खिड़कियाँ खोलेंगे, एग्जॉस्ट फैन चलाएंगे ताकि ये धुआं बाहर निकले। इससे हम कहते हैं एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। फिर एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल पे जोर दें जरा आप। एनालिसिस, एनालिसिस का मतलब तज्जिया करना, एक कंपोजिशन को देखना। ये कंपोजिशन के साथ इसका तो अलग है। जब हमें कहते हो कि चाय की कंपोजिशन देखें कि चाय में क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल हुई हैं, तो हम उसका एनालिसिस कर रहे हैं, कितनी चीनी है, कितनी पत्ती है, कितना दूध है। तो ये है एनालिटिकल केमिस्ट्री, इन विच वी स्टडी द कंपोनेंट्स ऑफ ए सब्सटेंस एंड देयर रेशो। सिर्फ ये नहीं देखते कि ये चीनी है, पत्ती है, दूध है, उसके परसेंटेज भी देखते हैं कितनी है ये। अगर मैं आपको इसको डेली लाइफ में लेके चलूँ तो व्हेन वी गो टू द डॉक्टर फॉर आवर ट्रीटमेंट,
ही विल आस्क अस टू टेस्ट आवर यूरिन और ब्लड। जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं ना किसी मसले के लिए, वो हमें चेक करते हैं, कहते हैं कि आप अपना पेशाब और ब्लड टेस्ट करवा के लाएँ। हम लैब में जाते हैं, वो लैब वाला हमारा ब्लड लेता है, पेशाब हम उसको दे के आते हैं। आफ्टर 1 or 2 डेज़ वो हमें रिपोर्ट देता है। कभी आप पेशाब की रिपोर्ट या ब्लड की रिपोर्ट पढ़ के देखें, फिर आपको इसको बिल्कुल सही समझ आ जाएगी। वहाँ लिखा होता है कि पेशाब में वाटर इतना है, एसिड इतना है, साल्ट इतने हैं, और कौन सी चीज़ किस प्रोटीन है, फैट है, क्या क्या चीज़ें इसमें आ रही हैं। वो रिपोर्ट से हमें पता चल जाएगा कि हमारा यूरिन सिस्टम, किडनी वगैरह सही काम कर रहे हैं कि नहीं। ब्लड चेक करके पता चल जाता है कि ब्लड की पीएच ज़्यादा है, तो इसका मतलब हमारे जिस्म में तेज़ाबियत ज़्यादा है। पीएच से हमें जिस्म के अंदर तेज़ाबियत का पता चल जाता है। फिर वो डॉक्टर रिपोर्ट को पढ़ता है, रिपोर्ट के मुताबिक फिर हमें दवाई देते हैं। तो इसे हम कहते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री, द स्टडी ऑफ कंपोनेंट्स एंड देयर परसेंटेज इज़ कॉल्ड एनालिटिकल केमिस्ट्री। लो बेटा, ये 9 ब्रांचेज हैं। अभी आप इनको अच्छी तरह देख लें और फिर मैं दोबारा से टेस्ट करूँगा कि इनके जो वर्ड्स मीनिंग है ना उन पे आपने गौर करना है। जिस तरह ये बायो याद कर लें, लिविंग, केमिस्ट्री, केमिकल रिएक्शन। एनवायरनमेंट को याद कर लें, एनवायरनमेंट के अंदर केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं। कभी आप गंदे नाले के करीब से गुजरे ना तो नाक के ऊपर हम कपड़ा रख लेते हैं, स्मेल आ रही होती है क्योंकि वहाँ का एनवायरनमेंट ख़राब है, बदबू आ रही होती है। तो इसको कम कैसे किया जाता है, कौन सी वजूहात है जिससे एनवायरनमेंट को ख़राब कर दिया है, इट इज़ कॉल्ड एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। और अगर इसमें ऑक्सीजन कम है तो वहाँ दरख्त लगाएंगे, अगर CO2 ज़्यादा है कमरे में तो एग्जॉस्ट फैन चलाएँगे, दरवाजे खोलेंगे। दरख्त तो नहीं लगा सकते ना कमरे में। बेटा ये था आज का लेसन हमारा, जिसमें मैंने आपको सबसे पहला क्वेश्चन बताया, व्हाट इज़ साइंस। ये सबसे पहला क्वेश्चन है जो आपके अंकल, आपके चाचू, आपकी आंटी जब आपसे पूछेंगे ना कि आप बेटा क्या पढ़ रहे हैं, आपने कहना मैंने साइंस रखी है जी नौ में। मतलब साइंस क्या है तो ये आपको पता होना चाहिए। केमिस्ट्री क्या है, फिजिक्स क्या है, बायोलॉजी क्या है, आपको पता होना चाहिए कि ये है क्या। बेटा आप इसको एक नज़र देख लें, जो नोट करना है वो नोट कर लें। और ये स्वीट वेज का जो चैनल है इसको सब्सक्राइब करना मत भूला करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि हमारी भी हौसला अफजाई हो। अल्लाह हाफिज़।